की शान। की तस्वीर को समझने के लिए और जानने के लिए आज दूरदर्शन की टीम उत्तर प्रदेश पहुंच रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। यूं तो उत्तर प्रदेश अपने आप में जाना जाता है, लेकिन किसानों की कहानी और किसानों पर बनी हुई सरकार की योजना आप तक पहुंचाने के लिए तमाम गाँव हो, शहर हो या जिले हो, हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम अमरोहा जिले में पहुंच रहे हैं। वहां आपको बता दें कि मंगरौली एक ऐसा गांव है जहां पर हम मिश्रित खेती को लेकर चर्चा करने वाले हैं। कहते हैं कि समय बदल रहा है, बदलते हुए समय में और इस दौर में प्रधानमंत्री जी का कहना है कि किसानों को भी बदलना चाहिए। अगर किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, और इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारी टीम पहुंचने वाली है। तो थोड़ी सी दूरी जो है हमें तय करनी है और हम वहां पर पहुंचते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से हमारे किसान भाई जो है मिश्रित खेती कर रहे हैं और उससे किस तरह से वो फायदेमंद हो रहे हैं। आमदनी पर भी चर्चा होगी। आप भी हमारे मेहमान बनेगा, इस चर्चा का हिस्सा बने और जानने की कोशिश करिए। चलिए हमारे साथ। तो दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी जो है हमने तय कर ली है और अब हम वहां पहुंच चुके हैं जहां से चर्चा आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, मंगरौली गांव जो है ये बेहद ही खूबसूरत गांव है। इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ के किसान जो है जागरूक होकर अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। अमरोहा पहुँचते पहुँचते हमें बीच में ऐसे किसान लोग मिले हैं, ऐसे ऐसे गांव मिले हैं जहाँ से पता चलता है कि आप भाई मंगरौली जाइए और वहाँ की चर्चा में देखिए कि हमारे किसान भाई किस तरह की खेती करते हैं। तो देखिए, किसान भाई हमारे खाट पर बैठे रहे और तमाम किसान जो है खेती बाड़ी और पशुपालन करते हैं। आज हम बात करेंगे मिश्रित खेती की, पशुपालन की, कि किस तरह से नई तकनीकी को सीखकर हमारे किसान जो है खेती बाड़ी को मजबूत कर रहा है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका डीडी किसान पर। तो डीडी किसान के माध्यम से आपको ये दिखाते हैं, हर गांव पहुंचते हैं और ये चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है कि देखिए हमारा देश जो है कितना खूबसूरत है और कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है और खेती बाड़ी के रास्ते से ही शहरों तक पहुंचते हैं। तो वो खूबसूरती, वो योजनाएं आप तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, किसान भी हैं, और देखिए इन्हीं अधिकारियों से जानते हैं कि किस तरह से हमारे किसानों को आप नवाचार, नई तकनीकी और नई ट्रेनिंग के जरिए किसानों को आप आगे बढ़ा रहे हैं। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मैं प्रवीण शुक्ला हूँ, डिप्टी मैनेजर स्पर्श सोशल फाउंडेशन में। सबसे पहले तो मैं आपकी डीडी किसान टीम की इस मंगरौली गांव में स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे किसान भाइयों की जो सफलता की कहानियां हैं उसे सुनने के लिए और सारे देश के सामने प्रस्तुत करने के लिए यहां तक आए। तो क्या भूमिका आपकी बनती है, किस तरह से हमारे किसानों को आप जो है जागरूक कर रहे हैं, नई खेती बाड़ी सिखा रहे हैं? उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न यूपी का बेल्ट है, यहाँ पे मुख्यतः किसान जो है गन्ने की फसल करते हैं, धान की फसल करते हैं और गेहूं की फसल करते हैं। किसानों की आय जो है एक प्रश्न चिन्ह बन गई है कि जो है वो उनकी आमदनी कैसे बढ़े। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए स्पर्श सोशल फाउंडेशन जो है मुख्यतः रोजगार के नए अवसर तैयार करने के लिए, नए अवसर पैदा करने के लिए प्रयास करती रहती है। और सबसे पहले जब हम कृषि की बात करते हैं तो नए अवसर कैसे होंगे, यहाँ जो किसान हैं वो मुख्यतः ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, केवल गन्ना, गेहूं, धान। तो इससे उनकी आमदनी जो है वो ज़्यादा मिल नहीं पा रही है। तो स्पर्श सोशल फाउंडेशन ने नाबार्ड संस्था के सहयोग से इन किसानों के तक नई तकनीक पहुंचाने का प्रयास किया। नाबार्ड संस्था का एक प्रोजेक्ट है मैम, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। उसके लिए जो है हम किसान भाइयों के एक समूह को डिफरेंट जो है यूनिवर्सिटी में जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, पशुपालन से संबंधित विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि लाला लाजपत राय वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुवास हिसार, और उसके बाद जो है चौधरी चरण सिंह कृषि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। तो वहाँ हम किसानों के टूर को लेकर के गए और जो है वहाँ पे उनको अलग अलग कृषि वैज्ञानिक, पशुपालन से संबंधित डॉक्टर ने इनको जो है नए
कृषि की पद्धति और नए पशुपालन के तरीकों के बारे में जानकारी दी। इसमें जो है उन्हें मिश्रित खेती के बारे में बताया गया। कृषि करने से के साथ साथ आप अतिरिक्त और क्या क्या काम करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। मशरूम फार्मिंग हो गया, साथ में जो है मधुमक्खी पालन आप अपने खेतों पे कर सकते हैं, कहीं पे जो है आप मुर्गी पालन साथ साथ कर सकते हैं। उसके बाद अलग रोजगार का एक माध्यम बनता है पशुपालन, क्योंकि पशुपालन से आपको किसानों को प्रतिदिन की आमदनी होती है, जिससे कि वो अपने जरूरी जो घर के खर्च हैं उनको वहन कर सकते हैं। पर पशुपालन को वैज्ञानिक पद्धति से कैसे करना है, जिससे कि आपका जो है पशुपालकों को समस्या रहती है कि उनकी जो है गाय गाभिन नहीं हो रही है, तो उसका एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रहा है। उसके बाद दुग्ध का उत्पादन अधिक नहीं मिल रहा है, तो कैसे दूध को उत्पादन बढ़ाया जाए, तो उनको मिनरल मिक्सचर देना है, बीमारियों से बचाने के लिए कौन कौन से टीके लगवाने हैं। इन सभी चीज़ों को कृषि वैज्ञानिकों ने, पशुपालन के वैज्ञानिकों ने इन जानकारी को इन किसानों तक पहुँचाया। क्या नाम है आपका? जाकिर नाम है मैडम मेरा, और मैं भी एक किसान हूँ और पिछले करीबन 3-4 साल से मैं किसानी कर रहा हूँ। और मैं पिताजी के साथ किसानी करता था, लेकिन जब से मैं यहाँ इस पर सोशल फाउंडेशन और नाबार्ड के द्वारा जब वहाँ ट्रेनिंग लेने गए एक किसान क्लब के माध्यम से, तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमको बताया खेती के बारे में कि हम लोग कैसे खेती कर सकते हैं। दूसरा पशुपालन के बारे में वहाँ पे बताया गया कि हम पशुपालन में कैसे अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि अभी अगर हम देखें, जो हमारे जैसे सर ने बताया कि जो हमारा इधर का जो इलाका है, सारे के सारे लोग किसान और पशुपालन ही है, इन पे ही सारे कुछ निर्भर रहते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ टेक्नोलॉजी चीज़ है जो किसान नहीं समझ पाते हैं, और एक ही जैसे अभी अगर उनको गन्ना बोना है तो खाली गन्ना ही बोएंगे। दूसरा वहाँ पे बताया गया कि जैसे कि अभी हम लोग जैसे अभी धान की फसल उठी तो क्या हुआ, धान पे लग गए हम लोग, लेकिन उसके साथ साथ हमको पशुपालन भी करना है। पशुपालन क्यों करना है, ये बहुत जरूरी होता है कि मान लीजिए अभी हमारा धान की फसल लगी है और अभी हमारा क्या होगा, धान की फसल हमारी 6 महीने में आएगी, लेकिन उसमें जो हमारा खर्चा होगा वो कहाँ से आएगा, वो हमारा इधर उधर से हम लोग कर्ज पानी पे लेंगे। लेकिन अगर उसी के साथ अगर हम पशुपालन कर रहे हैं तो जो हमारा पशु का जो उत्पाद हो रहा है, जो दूध है, उसको हम लोग बेच के मार्केट में सेल करके जो उसकी जो लागत जारी है उधर धानों में जो हमारी खेती में लग रही है, वो हम लोग वहां से पूरा कर लेंगे। तो क्या होगा, हमारा जो खेती जो हमारा पशुपालन का जो खर्चा हुआ, तो जैसे ही वहां से फसल आएगी तो हमारा क्या होगा, बच जाएगा। वरना क्या होता था कि इस तरीके से कि साहब वहां से पैसा ले लिया, उधर से पैसा ले लिया, तो वो हमारा वहां से चला जाता था। दूसरी चीज वहां पे एक बहुत अच्छी चीज बताई गई कि हम लोग अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, खेती भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम लोग अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस कैसे कर सकते हैं, अभी क्या होता है कि हम लोग जो किसान लोग हैं यहाँ पे, हम भी किसान हैं, लेकिन हमारा दूध भी डेयरी पे जाता है। तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि अगर हम लोग किसान हैं और अगर हम 10-15 लोग किसान एक साथ होके अगर उस दूध को इकट्ठा करके अगर उसका हम लोग उसको मैनिपुलेट करें, यानी कि अगर उसका हम लोग दही बनाएं, पनीर बनाएं, या उसका हम लोग मावा भी बना के उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं और उसका हमें अच्छा रेट मिल सकता है। तो वहाँ से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और दूसरी चीज़ ये बताया गया कि जो हम लोग अभी जैसे मधुमक्खी पालन के भी अगर 10-20 डिब्बे अगर वहाँ पे रख लें तो उसके लिए भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उनके लिए कोई चारा भी अलग से नहीं डालना है, उनका वही फल जो अपना फूल पत्तियां होती हैं उन्हीं का वही चारा होता है। तो वहाँ से भी हमारी एक एक्स्ट्रा इनकम है। इनकी आप ऐसे मान लीजिए, अगर हम लोग एक ही काम पे अगर निर्भर रहें तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नुकसान में चले जाएंगे। और अगर हम नुकसान में जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हम लोग सोचेंगे कि यार इतना सारा कुछ करा और लास्ट में जाके पता चला कि उसका रह गया और बचा कुछ नहीं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्राज सिंह है, देहरा कादरपुर ग्राम है हमारा। खेती करते हैं? हाँ, खेती भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं जी। अच्छा, हाँ। दोनों काम एक साथ कर रहे हैं? हाँ जी। तो किस तरह से खेती करते हैं, किस तरह से पशुपालन करते हैं, आप बताएं। पहले तो हम खेती वैसी करते थे पुराने तरीके से ही। अब जैसे ये नाबार्ड के वहाँ से वहाँ गए, हम हिसार गए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हिसाब से वहाँ इन्होंने हमें बहुत अच्छे वो समझाए, नई तकनीक समझाई, पशुपालन में समझाए। पशुपालन में इन्होंने कहा नई कृत्रिम गर्भाधान वो करो, खनिज लवण ज़्यादा पिलवाओ इन्हें पशुओं को, तो और मिट्टी की जांच भी करवाओ। तो जैसे हमने मिट्टी की जांच करवाई, कब के खेती करी है तो खेती बढ़िया है। अच्छा, हाँ, पहली बार जांच करवाई? हाँ, पहली बार जांच करवाई हमने मिट्टी की, तो उसमें फसल बोई तो हमने फसल बढ़िया हुई है हमारी। और उसके साथ साथ हमने ये पुरानी खेती के साथ नई मिश्रित खेती भी चालू करी है उसमें। अच्छा, कितने बीघा जमीन है आपके? हमारे पास वैसे 30 बीघे जमीन है। तो क्या क्या बोया है इस बार आपने? इस बार हमने आलू भी बोए हैं। अच्छा। हाँ, गन्ना तो पहले अक्टूबर में बो दिया था और अब गेहूँ की तैयारी है, पलेवा कर दिया है उसका। तो आलू पहली बार? आलू तो पहली बार ने दूसरी बार बोए हैं, पिछली बार तो वैसे बारिश से गल गए थे, तो आपका हमने मिट्टी की जांच करवाया करे तो बहुत अच्छे आलू हैं हमारे वो। क्या नाम है आपका? राधिका जी नमस्कार। मेरा नाम नरोत्तम सिंह है, ग्राम खालकपुर कला, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बिलोंग करता हूँ। तो
अमरोहा में खेती करते हैं आप? हाँ जी मैम, हाँ गांव से ही, गांव में खेती होती है ना। हाँ। तो हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा से स्पर्श सोशल फाउंडेशन द्वारा नाबार्ड योजना, नाबार्ड संस्था के द्वारा हरियाणा गए थे। हमारे सर ने वहाँ पे हमें काफ़ी कुछ सिखाया। और वैसे पश्चिमी यूपी में तो ज़्यादातर गन्ने की खेती पर ही किसान डिपेंड है, और गन्ने की खेती के साथ साथ यदि और भी खेती की जाए, क्योंकि यदि हम पहले क्या थी, सिंपल विधि से, साधारण विधि से गन्ना बुआई करते थे। यदि आज के टाइम में यदि हम चौड़ी विधि से, या एक टंच विधि कहते हैं, टंच विधि से यदि गन्ना बोते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसमें प्याज भी और आलू की खेती भी हो जाती है। वहाँ से जैसे हमें नई नई तकनीकी कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं। पशुपालन के बारे में वहाँ जानकारी मिली। पशुओं में क्या है, पहले हम यदि एक पशु पालते थे, अब जब से ये होने लगा है कि सरकार के द्वारा हमें सब्सिडी वगैरह या अनुदान मिलता है, तो वहाँ से हम क्या है, बीमे का प्रोत्साहन भी है पशुओं के बारे में। वहाँ से हम लोन लेकर यदि पहले एक पशु पालते थे, तो उसके साथ साथ आज 4 पशु पाल रहे हैं। उन पशुओं के द्वारा क्या है, हमें दूध मिलता है, दूध, मावा, पनीर, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मैं खालुकपुर, निर्मल मेरा नाम है, खालुकपुर कलां के रहने वाले हैं, जिला अमरोहा डिस्ट्रिक्ट। खेती करते हैं? खेती करते हैं, खेती के अच्छा, बारे में। मिश्रित खेती की आज हम बात कर रहे हैं आपके अमरोहा जिले में आकर। मंगरौली आपका गांव है, तो किस तरह की खेती करते हैं आप? खेती हम गन्ने की कर रहे थे, धान की, अपने गेहूं की। लेकिन इस टाइम हमने थोड़ी सी तकनीकी से हो जाने के बाद, जैसे अपनी चौड़ी उसमें बोने के साथ साथ बीच में सरसों बोना, आलू लगाना और प्याज लगाना, इसकी जानकारी ली। और हो दूध के बारे में, पशुपालन के बारे में भी मतलब मिली हमें जानकारी मिल गई। उसके लिए अच्छी नस्ल के पशु पालना, और उससे हम अपना दूध उत्पाद करते हैं, उसके मावा बनाकर, पनीर बनाकर, और थोड़ा सा मेवा मिष्ठान बना के भी अपना विक्रित करते हैं। हम आमदनी बढ़ी है हमसे। आमदनी बढ़ी है हमसे। अच्छा, और आपने कहा कि पहले एक ही खेती करता था, लेकिन अब मैं अलग अलग खेती कर रहा हूँ। खेती है, तकनीकी की खेती करनी शुरू करी है। तो ये नई तकनीकी जो आई है, नया नवाचार जानकार जो जानकारी आपको मिली है, उससे फायदा हो रहा है कि नहीं? लाभ मिल रहा है उस चीज से बहुत है। कि पहले एक फसल बोई, उसमें नुकसान आ गया तो घाटे में रह जाते थे। अब उससे जो थोड़ा सा युवा के एक घाटे में, तो दूसरी पूर्ति कर देती है। अच्छा, ट्रेनिंग पे लेके गए थे, हम वहीं गए थे हरियाणा हिसार, उसमें गए थे। एग्रीकल्चर मतलब जो खेती है उसके बारे में बताया। फिर हम हो गए थे लाला राजपत राय, उसमें हमें पशुओं के बारे में बताया गया डॉक्टर लोगों ने। अच्छा, क्या कहेंगे जो मौजूदा सरकार की योजनाएं हैं, उसका फायदा मिल रहा कि नहीं मिल रहा? लाभ मिल रहा है उनसे, जैसे पशुओं पर लोन देना, तो उनसे हमें पशुओं की बढ़ोतरी करनी है। सब्सिडी मिल रही है? सब्सिडी मिल रही है, हाँ, पूरा लाभ मिल रहा है। पूरा लाभ मिल रहा है। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। हम तो सोच रहे थे कि हमारे किसान भाइयों को कितना लाभ मिल रहा है वो जानकारी लेनी है, लेकिन किसान भाइयों का कहना है कि लाभ जो है वो पूरा मिल रहा है, योजनाएं हम तक पहुंच रही हैं, और जानकारी लगातार जो हमारे अधिकारी हैं वो हमें दे रहे हैं। तो चलिए, आज की चौपाल चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानकारी लेते हैं कि किस तरह से हमारे किसान भाई जो है मिश्रित खेती कर रहे हैं, पशुपालन की जानकारी लेकर अपनी खेती बाड़ी को अच्छा कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? खड़े होइए। मेरा नाम शालिनी सिंह है और मैं स्पर्श सोशल फाउंडेशन संस्था से हूँ। स्पर्श सोशल फाउंडेशन संस्था जो है नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स को देखती है। देखिए, अगर हम बात करें तो हम 250 गाँव के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितने किसान भाइयों के साथ जो है, कितने किसान? हर गांव से आप लगा लीजिए कि 500 अबव। अच्छा जी, हर गांव से 500 अबव है और 250 गांव के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और किसानों के हित में ही हम लोग जो है, मतलब
हम उनको कोशिश करते हैं कि वो अपनी आय को दुगना करने के लिए जो हम कर सकते हैं, उनको नई तकनीक सिखाना या कुछ ऐसा प्रशिक्षण करवाना पशुपालन को लेकर के, या फिर अपनी जैसे डेयरी फार्मिंग वो करते हैं तो उसमें वो कैसे और बेहतर कर सकते हैं, या जैसे दूध उत्पादन है उसको कैसे वो और बढ़ा सकते हैं, और कैसा जो है अपना उसमें जो भी खेती करें उसमें कैसे मूल वृद्धि कर सकते हैं, वो चीज़ हम। ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छा। तो आप देख रहे हैं हमारी युवाओं को, देखिए खुद जानकारी ले रहे हैं और किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार है, गांव अलीपुर खादर है। हम नाबार्ड और इसके सहयोग से हम लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी चौधरी चरण हिसार गए थे, जहां पर हमको मैम कृषि के संबंधित पशु के बारे में पूरी जानकारी दी गई। लेकिन हम पहले पशु ऐसे नहीं पालते थे जो वहाँ जानकारी दी गई। हम साधारण पशु पालते थे, साधारण खेती करते थे। खेती के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, कैसे खेती करनी है, ना ही पशु के बारे में जानकारी थी, किस तरह का पशु पालना है, किस तरह के पशु को। मैंने अब पशुओं में अधिकतर बांझपन की व्यवस्था आ रही है, वाली समस्या आ रही है। हमें ये नहीं पता था कि हमें बांझपन कैसे दूर करना है पशु का, वहाँ सब जानकारी दी गई। हमें मधुमक्खी पालन के बारे में सब कुछ बताया गया। लेकिन मैंने सबसे अच्छा स्रोत समझा मशरूम की खेती शुरू कर रहा हूँ, खेती करने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ। बहुत बहुत बधाई हो, आप तरक्की करें। लेकिन ये जानकारी मिलने के बाद में जो आप परंपरागत खेती पहले से करते आ रहे थे उसे बंद कर देंगे? बंद कर दिया है मैंने भी। गन्ने में बहुत अच्छी मैंने गन्ना बोया, उसमें मैंने और भी चीज़ बोई है, जैसे लहसुन है, प्याज भी है। लेकिन पहले नहीं करता था मैं, गन्ना ही गन्ना बोता था, उसमें कुछ भी औसत नहीं आता था गन्ने में। 1 साल में गन्ना कटता है, उसके बीच में हमें कुछ खाद पानी लगाना, कहाँ से पैसे की व्यवस्था करना। अब लहसुन बोते हैं तो बीच में बेच देते हैं तो पैसे की व्यवस्था हो जाती है। डेली की इनकम होती है। अब मैंने मशरूम हम करते हैं तो मशरूम हम एक मशरूम ऐसी चीज़ है जिसको हम घर में भी उगा सकते हैं। एक घर में कमरा है तो आपको मशरूम वातावरण के लिए, मशरूम वातावरण के अनुसार उगती है। माने ठंड का मौसम है, कमरे में उसको सकते हैं, घर भी खेती में जरूरत नहीं, खेत में उगाएंगे इसको, धूप में की जरूरत नहीं है, ठंड में उगाएंगे, घर में भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं घर पर भी। तो क्या सोचा, मशरूम घर में उगाएंगे या खेत में? कमरे कर दिए तो तैयार। अच्छा, 2 तैयार भी कर दिए हैं, तो 2 कमरे तैयार हो चुके हैं। लेकिन आप इतना मुस्कुरा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि बहुत अच्छा समय आने वाला है, अच्छी इनकम करने वाले हैं? अच्छी इनकम करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? राधा जी, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाशरण, ग्राम मंगौली से, जिला अमरोहा। अच्छा, हाँ, किसान है जी, हम तो खेती कर रहे हैं जी बहुत दिनों से। अब खेती और टच भी तो कर दी हमने, वहाँ गए यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा। अब सही खेती कर रहे हैं, कुछ हमें फ़ायदा भी हो रहा है, कुछ फ़ायदा और होएगा, और कुछ मुर्गी फार्म भी करेंगे, कुछ मछली फार्म भी करेंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, पहले खाली एक खेती करते थे? हाँ, एक ही करे जी। अब भी गेहूँ बोए बहुत, अब और बढ़िया गेहूँ बोया, जो कब मिला 70-80 रुपये किलो मिला, उसे बोएंगे। अब धान भी बढ़िया लगाएंगे, जो 7 कुंटल भी निकल 6 का, उससे पैदावार बढ़ेगी। तो इसी वजह से पशु भी सही पाल रहे हैं अब, और बढ़िया पशु और लेंगे। हाँ, जैसे पहले तो चौगनी पैदा हो रही है, पहले से था, पहले तो ऐसी हो गई कुंटल बीघे की। अच्छा, पहले से 4 गुना ज्यादा पैदावार हो लगी अब। हाँ, पहले 1 कुंटल की अब 4 कुंटल बीघे गेहूँ हो रहा। तब ये सब जानकारी मिलने के बाद? जानकारी से। अब बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कहा आपने जी। क्या नाम है आपका? राधा जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम भोजपाल सिंह है और गांव मंगरोली से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक किसान खेती करता हूँ। तो बताइए किसान भाई, खेती आप तो बहुत समय से कर रहे हैं, कितना बदलाव आ गया आपकी खेती में? काफ़ी समय से हम गन्ना और गेहूं की ही 2 ही फसल करते थे केवल, और वे अपने पशुओं के लिए चारा, बस ये था। पर लेकिन अब हम जो स्पर्श सोशल फाउंडेशन की तरफ से हम जो हिसार गए थे, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, वहाँ से हमें कोई नई तकनीकी वैज्ञानिकों द्वारा हमें मिली, उसके द्वारा हम उससे समझ गए अब जो नई तकनीकी से हम खेती करेंगे और हमें उसमें कुछ आमदनी थोड़ी बढ़ेगी। वो मिश्रित खेती भी करेंगे, जो गन्ने के बीच में हम प्याज लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, उससे भी हमारी आमदनी जो बढ़े, और हमारे आमदनी बढ़ेगी तो हमारे जीवन में भी सुधार आएगा। जी जी, नमस्कार, क्या नाम है? जगपाल सिंह, ग्राम मंगरौली से। मैं पशु तो पालना चाहते हैं, लेकिन पहले हम जो साधारण पशु पालते थे, और हम ये चाहते हैं कि हमें ये जानकारी मिलनी चाहिए कि जो नई नई नस्लें हैं उनके बारे में हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए तो अच्छी बात, अच्छी आमदनी होगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसी हमें जानकारी मिल जानी चाहिए। जी जी, क्या नाम है आपका? मैडम, आपको नमस्कार, और मेरा नाम मनोज है। मैं स्पर्श सोशल फाउंडेशन की ओर से पूरा कार्यक्रम को हेड करता हूँ, लेकिन मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसानी भी करता हूँ।
तो बहुत अच्छा लगा। आप 150 किलोमीटर का सफ़र तय कर करके हमारे बीच आए। पूरी टीम को हमारी ओर से भी संस्थागत भी बधाई और किसान की ओर से भी बधाई। हम 2015 से इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं और शुरुआती दिनों से ही हम लोग पशुपालन को मुख्य प्राथमिकता में रखे हैं। जैसे हम जिस क्षेत्र में अभी हैं, हम 2015 से लेकर अब तक यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके काम कर रहे हैं। उनके ही परिवार, क्योंकि वो भी महिला भी किसान है, पुरुष भी किसान है, खास करके नस्ल सुधार को लेकर हम लोगों ने काम किया। और ये जो एरिया है, इस एरिया में हर तरह के पशुपालन नहीं किए जा सकते हैं। खास कर करके जैसे जर्सी गाय होती है, एचएफ होती है, तो वो यहाँ पर नहीं हो पाते क्योंकि गंगा के तराई भाग में हम हैं। यहाँ का जो वातावरण है उसमें उसको सूट नहीं करता है। तो इसमें सबसे अच्छा जो नस्ल का होता है भैंस में, वो या तो लोकल जो देसी होती है उस गाय को हम पालन करें, और जो हरियाणवी जो भैंस होती है उनका यहाँ पर पालन करने से ठीक रहता है। लेकिन किसान भाई को हम ये भी बताना हम लोग ये इंश्योर किए हैं कि अगर हम अच्छा पशु पालन करते हैं तो अधिक मूल्य का भी लेते हैं, लेकिन अगर वो बीमित नहीं होता है तो उसकी वजह से हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो हम लोग जिस दिन पशुपालन की बात करते हैं, साथ साथ उन्हें कहते हैं कि इस पशु को बचाया कैसे जा सकता है। इनका सरकार की ओर से बीमा होता है, जहाँ पर अगर हमारा कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बीमा के माध्यम से हो जाता है। तो किसान आज के टाइम में जितने लोग पशुपालन करते हैं, लगभग 80% लोग जो है अपने बीमा करवाते हैं, ताकि कल के डेट में अगर पशु डेथ कर गया तो, क्योंकि समूह के माध्यम से उन्होंने बैंक से लोन लेकर करके पशु खरीदा था, तो फिर उनको रिपेमेंट करने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं, जो नए नए वैज्ञानिक तरीके से ये खेती कर रहे हैं, तो उस वैज्ञानिक तरीके में हर दिन कुछ नया आता है, तो उनको नए तकनीक को जानकारी लेने के लिए हम अलग अलग शहर में ले जाते हैं। जो उन्नत किसान हैं उनके पास ले जाते हैं, ताकि किसान जब तक अपने उत्पादन किए चीज़ों को व्यापार के रूप में नहीं देखेगा, सिर्फ उत्पादन ही करेगा, तो उससे आमदनी इसकी नहीं बढ़ सकती है। इसलिए हमारा संस्थागत भी नाबार्ड की ओर से भी निरंतर प्रयास रहता है कि हम किसान को नए तकनीक के बारे में बताएं। जो तकनीक वहाँ सीख के आया है उनको धरातल पर ये हो, इसलिए हमारे साथ हमारी पूरी टीम इन लोगों के साथ में लगे रहते हैं। जैसे यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र है, उनके वैज्ञानिक के साथ भी इनका रूबरू रहता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनके भी अधिकारी के साथ में इनका आना जाना, सब्सिडी रेट पर जो भी सीट उपलब्ध है इनके पास मुहैया कराना, ये सारे काम को हम लोग करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपी चंद है, ग्राम मंगरौली, तहसील हसनपुर, जिला स्थाई अमरा के स्थायी निवासी हैं। मैं एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसानी करता हूँ। तो आमदनी दुगनी हुई कि नहीं हुई? आमदनी दुगनी नहीं, आमदनी किसान मदद करे और सरकार चाहे तो दुगनी नहीं तिगनी हो जाएगी। करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। नई सोच बनाएंगे तो मंजिल कहीं दूर नहीं, जो आसान जो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकल करा है। कुछ सरकार की मदद से, कुछ आप लोगों के बीच में जाकर कुछ जानकारी हासिल कर ये खेती में मैंने परीक्षण करा है कि मैंने जो एक साथ 3-3 फसल नहीं 4-4 फसल हो गई। मैंने गन्ना बोया, मैंने लहसुन लगाया, उसमें मैंने प्याज भी लगाई, मैंने उसमें मेंथा भी लगाया, और मैंने फिर गन्ना काट कर मैं उसमें गेहूँ भी बोऊँगा। जो सर जी हमें हिसार कृषि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय लेके गए, वहाँ में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी में भी गए, वहाँ में पशु के बारे में इतनी जानकारी मिली, लेकिन मैं उससे भी पहले ये काम मैं कर चुका और उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम शिव प्रसाद है राधिका जी। मैं अभी अस्पर सोशल फाउंडेशन और नाबार्ड के सहयोग से एक विजिट में हम लोग गए थे लुहास। तो वहाँ पे हम लोगों ने पशुपालन से संबंधित कुछ चीज़ें सीखी, जिसमें पहले क्या था कि हम पशु को कब कीड़ों की दवा देनी है, उसमें उसको संतुलित आहार कैसे देना, तो उसके बारे में हमें वहाँ जो बताया गया उसमें था कि हम पहले डिवर्मिंग उसकी कराएं, डिवर्मिंग के साथ साथ उसको संतुलित आहार, जिसमें उन्होंने बताया कि हम अगर घर पे चारा तैयार करना चाहते हैं, उसका फीड तैयार करना चाहते हैं तो उसको भी तैयार कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम लोगों ने अपनाया और अच्छे नस्ल के पशु उनको अगर हम सही संतुलित आहार देते हैं तो हमारा जो दूध का व्यापार है वो अच्छा हो सकता है। अगर हम उनको संतुलित आहार नहीं देंगे, केवल यहाँ जो मिलता है उस चारे से उनका काम नहीं चलता है। तो उसमें उनको 1 क्विंटल पूरा फीड बनाने के लिए वो चीज़ बताई गई, उस तरीके से हम लोगों ने तैयार किया। और हम अपने आसपास के लोगों को भी उस तरह से बता रहे हैं कि उनको डिवर्मिंग के साथ साथ उनको संतुलित आहार, फिर उसके साथ उनको समय समय पे मिनरल मिक्सचर रेगुलर उनको चाहिए, मिनरल्स की कमी होती है। अगर हमें दूध अच्छा रेगुलर चाहिए तो उसके लिए कैल्शियम देना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हम खुद भी कर रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को भी सलाह दे रहे हैं कि आप इस तरीके से करेंगे तो आपका इनकम अच्छी होगी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी जी।
क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम शाकिर अली है और मैं यही तहसील धनौरा में सगरथली गांव है वहाँ का किसान हूँ। और मैं पहले नौकरी करता था, कोविड में नौकरी के चलते दिक्कतें हुई, नौकरी चली गई, फिर वापस पैतृक खेती हमारे यहाँ होती आई है। तो पिताजी हमारे खेती करते थे, मैं भी उनके साथ खेती करने लगा हूँ। तो मुझे मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार होकर के आया और वहाँ पर उनकी बारीकी को मैंने समझा और उसके बाद मैंने यहाँ खेती करनी शुरू की। अभी मल्टीलेयर मैं खेती यहाँ पे कर रहा हूँ, जिससे मेरी आमदनी भी बढ़ गई है और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं देश की इकोनॉमी में अब मेरा कुछ भागीदारी है। और पहले क्या होता था कि खेती को हम लोग सिर्फ ये मान के चलते थे हमारे परिवार में कि जो लोग पढ़ेंगे नहीं या जिनके बस की कुछ नहीं है उनको खेती करना होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरी एक धारणा ये बदली है कि खेती मजबूरी नहीं है, खेती को हम एक व्यवसाय की तरह भी हम कर सकते हैं, जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और अच्छी आमदनी बढ़ेगी तो हमारा घर परिवार भी अच्छा चलेगा, हम अपनी जिम्मेदारियां भी समय से पूरी करेंगे। और इसमें मेन रोल मेरा जो अभी कहना ये है कि जो मौजूदा सरकार है उसका बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है, क्योंकि कोई सरकार अभी तक ऐसी नहीं आई थी जिसने किसान को कोई सम्मान दिया हो। कोविड के समय में जब हम लोग बहुत परेशान थे, ना हमारा दूध बिक रहा था, ना फसल का सब्जी का दाम मिल रहा था, उस समय किसानों को, हमारे किसान भाइयों को, हम लोगों को सम्मान निधि के तौर पे उन्होंने 2,500 रुपये दिए, जिससे हमारा काफ़ी सहयोग उसमें मिला है। जी नमस्कार मैम, मेरा नाम दिनेश है और मैं गजरोला का रहने वाला हूँ। मैं एक किसान हूँ। मैं खेती के साथ साथ पशुपालन भी मैं करता हूँ। पहले भी मैं पशुपालन कर रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले स्पर्श सोशल फाउंडेशन के सहयोग से हरियाणा में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हम 3 दिन वहाँ पर रहे। वहाँ पे हमने ट्रेनिंग ली, वहाँ से हमने नई नई चीज़ें सीखी। जैसे पशुपालन करते हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, पशु को जो बीमारी वगैरह होती है उनको किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, पशुओं के जो बच्चे होते हैं लवारे वगैरह वो के मर जाते हैं तो उनको बचाने के लिए घरेलू हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके की जानकारी हमें वहाँ पर मिली। वो जानकारी लेने के बाद में जो है हम यहाँ पर उसको उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पशु जो है अब अच्छे भी हैं और बीमारी भी उन पशुओं में अभी कम आ रही हैं। तो इस वजह से हमारे पशु भी तंदुरुस्त हैं। और इसके साथ साथ हम खेती भी कर रहे हैं। खेती में हम मिश्रित खेती की ओर जा रहे हैं। पहले हम एक बार में एक ही फसल उगाते थे, अब एक ही बार में हम 2 फसल 3 फसल को एक साथ ही उसमें उपजाऊ कर रहे हैं। तो जिससे हमारा जो है आमदनी बढ़ता जा रहा है। कि जितने भी किसान भाई है अच्छी फसल का, अच्छी जो पशु है नस्ल का, उसी को पालें। बाकी जो छोटा मोटा जो इस तरीके का रखते हैं हम लोग, उससे रखने से कोई फायदा नहीं है, खर्चा बढ़ेगा, आमदनी घटेगी, फिर नुकसान में जाएंगे। चलिए बैठिए। तो तालियां भाई हमारे किसान भाइयों के लिए। आप हमारे किसानों को सुन रहे थे और देखिए किस तरह से काउंटिंग जो है वो अंगुलियों पे कर रहे हैं कि कितना पैसा हम कमा सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि खेती में कोई फायदा नहीं है, लेकिन अभी देखिए लाखों से करोड़ों तक की बातें जो हमारे किसान भाई यही कर रहे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। इनका कहना है कि एक जमाना था जब कहते थे कि भाई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो आप खेती बाड़ी करेंगे। अब ऐसा है कि जितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन खेती बाड़ी अब आपका बिजनेस है और अगर आप मन से करते हैं तो ये एक दिन बिजनेस आपको बहुत बड़ी आमदनी दे सकता है, बहुत बड़ा व्यापार बन सकता है। और भी हमारे किसान भाइयों से हम लगातार यहाँ से जानकारी लेकर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। चर्चा यही खत्म नहीं होती है, और भी गाँव चलेंगे और आपको बताएंगे, एक योजना पर बात करेंगे किस तरह से सरकारी योजनाएं किसानों तक पहुंच रही हैं, किसान फायदेमंद में जा रहा है या नहीं, या हमारे किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही है या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।